नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में गुणसूत्र की संख्या में उत्परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। लेकिन उसके पश्चात अब हम जो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बाद जीन उत्परिवर्तन। जीन शब्द एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था जो जीन में उत्परिवर्तन के लिए एक की पॉइंट है, बिंदु है। तो जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कारकीय उत्परिवर्तन या सत्य उत्परिवर्तन होते हैं और जीन उत्परिवर्तन के द्वारा किसी व्यष्टि या कोई पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ जाते हैं और कभी कभी व्यवहार में जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के मध्य विभेद कठिन हो जाता है। फिर भी हम यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन के कुछ जो प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग ह्यूगो डी व्रीज ने किया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन का जो उदाहरण है 1791 में सेठ राइट एक भेड़ का मालिक था, भेड़ों का झुंड जिसके पास था उसका मालिक था। उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाला मेमना पाया गया। तो उसने देखा कि और जो भेड़ें हैं वो उनका जो बाड़ा था जिसको वो उसमें बंद करता था वो उसको फुदक के बाहर निकल जाती थी, लेकिन वो छोटी टांगों वाला जो मेमना है वो उसको फुदक के बाहर नहीं जा सकता था। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये सभी भेड़ें इसी प्रकार की हो जाए और इनको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाए। तो उसकी उत्तरोत्तर पीढ़ियों में यह लक्षण वंशागत हो गया था और ऐसी प्रजाति विकसित हुई जिनमें सभी भेड़ें छोटी टांग वाली थी और ये लक्षण अप्रभावी उत्परिवर्तन का परिणाम था। इसी में जब 1910 में उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए ह्यूगो डी व्रीज और उसके पश्चात जो वैज्ञानिक थे मॉर्गन ने फल मक्खी में अपना कार्य प्रारंभ किया। डी व्रीज ने ऑर्निथोरा लैमार्कियाना में उत्परिवर्तन का अध्ययन किया और उत्परिवर्तन के जो लक्षण हैं, अभिलक्षण हैं, उनको हम देखते हैं। तो उत्परिवर्तन अभिलक्षण के लिए मुख्य लक्षण है नंबर 1 सामान्य उत्परिवर्ती विकल्पी युग्म विकल्पी उनके वन्य प्रारूप जिनको वाइल्ड टाइप कहते हैं या सामान्य युग्म विकल्पियों के प्रति अप्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ उत्परिवर्तन प्रभावी होते हैं जैसे कि ड्रोसोफिला में खांचदार पंख, नॉच्ड विंग। दूसरा, उत्परिवर्तन किसी भी जीन पर हो सकता है यानी किसी भी गुणसूत्र पर स्थित जीन पर हो सकता है। तीसरा है अधिकतर उत्परिवर्तन है हानिकारक होते हैं लेकिन कुछ लाभदायक होते हैं। लाभदायक उत्परिवर्तनों को फसल सुधारने के उपयोग में लाया जाता है। उत्परिवर्तन पुनरावृत्ति होते हैं यानी कि समान उत्परिवर्तन एक पीढ़ी के अलग अलग व्यष्टि में हो सकते हैं। प्रकृति में उत्परिवर्तन बिना किसी ज्ञात कारण के होते हैं और उन्हें स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। अधिकतर जीनों के लिए स्वतः उत्परिवर्तन की दर है बहुत कम होती है जिनका रेंज है 10⁻7 से 10⁻⁻4 -7 से -4 के मध्य होता है। और जो उत्परिवर्तन को जीन्स है स्वतः उत्परिवर्तन की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं और ये जीन्स अपरिवर्तनशील जीन्स कहलाते हैं। जीनोम या संजीन के कुछ जीन्स अन्य जीनों को की स्वतः उत्परिवर्तन की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे जीन्स को उत्परिवर्तनकारी जीन्स कहते हैं। कुछ जीन संजीन के कुछ अन्य जीनों के उत्परिवर्तन को दबा देते हैं। ऐसे जीन्स को प्रति उत्परिवर्तनकारी जीन्स यानी एंटी म्यूटेटेड जीन्स कहता है।
10वां जो लक्षण है, जीन्स की सूक्ष्म संरचना विशेष जो विश्लेषण है, सूक्ष्म संरचना विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो उत्परिवर्तन समान लक्षण प्रारूपी उत्पन्न करते हैं तथा एक जीन में अलग अलग स्थलों पर स्थित होते हैं हो सकते हैं। और 11वां जो लक्षण है, जीन में कुछ स्थलों पर उत्परिवर्तन दर उच्च होती है, इन्हें तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहते हैं। और कुछ कारक जैसे भौतिक व रासायनिक कारक उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, उन्हें उत्परिवर्तन जन कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। और एक जीव के किसी भी ऊतक या कोशिका में उत्परिवर्तन पाए जाते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन की दर वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अधिकतर उत्परिवर्तन युग्म विकल्पी, बहुविकल्पी या बहुप्रभाविता वाले होते हैं। उत्परिवर्तन अग्र व उत्क्रम दोनों दिशाओं में होते हैं। अब उत्परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है, किसी भी जीव में उत्परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसका ज्ञान करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए कई सारी विधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रथम विधि जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विधि है यहाँ पर CLV विधि, फर्स्ट जो विधि है इसकी CLV विधि दिख रही है। और दूसरी है यहाँ पर ये CLV म्यूलर विधि, तीसरी है जुड़े हुए X क्रोमोसोम की विधि, और चौथी है घातक अथवा दृश्य उत्परिवर्तन, दृश्य एगलिंग सूत्री उत्परिवर्तन की पहचान। तो अब हम जैसा कि इसमें उत्परिवर्तन का अभिज्ञान करने कुछ विधियां है, उसमें हम पहली बात करते हैं CLV विधि। CLV विधि का उपयोग जिसमें नंबर 1 विषम युग्मजीय अवस्था में एक व्युत्क्रम के रूप में जीन विनिमय विरोधक या क्रॉसिंग ओवर है, C जीन, क्रॉस सप्रेसर C जीन्स है, C जीन्स है, इसके आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, X गुणसूत्र पर विषम युग्मजीय एक अप्रभावी घातक जीन, रिसेसिव जीन L है। और तीसरा है शंकर नेत्र, जो शंकर नेत्र है, बेयर्ड आई है, जिस पर एक बार पाया जाता है के लिए एक प्रभावी सूचक है, डोमिनेंट मार्कर जीन या शलाखित जीन, बार जीन। अब इसका अध्ययन करने के लिए क्या किया, एक मादा फल मक्खी के दोनों X गुणसूत्रों में से एक पर ये तीनों लक्षण उपस्थित थे और दूसरा X गुणसूत्र सामान्य था। उत्परिवर्तन प्रेरणा के लिए नर मक्खियों को विकिरणित किया गया और इन विकिरणित नर मक्खियों का CLV मादा मक्खियों के साथ संकरण कराएगा। इन संकरण प्राप्त CLV विधि के अंतर्गत जो संकरण प्राप्त CLV गुणसूत्रधारी नर संतान की स्वतः ही मृत्यु हो जाती है, जैसा कि चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। और CLV मादा मक्खियों का चयन सर्वप्रथम शलाखित लक्षण प्रारूप द्वारा किया जा सकता है। इन चयन की गई मादा मक्खियों का संकरण पुनः सामान्य नर मक्खियों के साथ कराया जाता है और संकरण से प्राप्त संतति की नर मक्खियों में 50% की मृत्यु CLV गुणसूत्र के कारण हो जाती है और शेष 50% नर मक्खियों में यह X गुणसूत्र होता है, जिसमें प्रेरित उत्परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी। घातक उत्परिवर्तनों को भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और घातक उत्परिवर्तनों के प्रेरित होने पर शेष 50% नर मक्खियाँ भी मर जाएगी, अर्थात उत्परिवर्तन के प्रेरित होने पर नर मक्खियाँ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। और दूसरी और यदि घातक उत्परिवर्तन प्रेरित नहीं हुआ तो 50% नर मक्खियाँ जीवित रहेंगी, जिससे संतति में नर और मादा का अनुपात, मादा और नर का अनुपात 2:1 होगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये CLV शलाखित, ये CLV शलाखित एक मादा है और ये
सामान्य मेल है जिसमें विकिरणन किया गया है, यानी इसको एक्स रेडिएशन से ट्रीटेड किया गया। जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो उससे पहले इनका जैसे युग्मक बनता है, तो युग्मक में आप देख रहे हो कि मादा का एक युग्मक, एक गुणसूत्र ऐसा है जिसमें CLB 3 प्रकार के जीन एक पर है और दूसरा प्लस 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 है। तीसरा, नर के अंतर्गत जो युग्मक बन रहा है, एक युग्मक में जो प्लस 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 साइन वाले गुणसूत्र है, दूसरा बाई गुणसूत्र है। अब इनको ट्रीटेड तो कर ही दिया नर को, इनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर आप देखते हो पहली कंडीशन में ऐसी मादा प्राप्त होती है जिसमें CLB है और इधर नर से आया हुआ X गुणसूत्र जिस पर प्लस 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 है। दूसरा, दूसरे गुणसूत्र से प्राप्त एक ऐसा जो सामान्य नर है, उसमें एक मादा से आया हुआ X है, दूसरा नर से आया हुआ X है। इसी तरह एक X गुणसूत्र का नर के बाई गुणसूत्र से ट्रीटेड है उससे कॉम्बिनेशन होने पर नर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी और नर पैदा नहीं होगा। लेकिन मादा का जो बिना CLB वाला, जिसमें डोमिनेंट नहीं है, उस वाला जीन है, उस जीन से एक गुणसूत्र आता है और मेल का वाई गुणसूत्र आता है, तो ये सामान्य मेल रहेगा। ये संतति सेकंड है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस संतति में अगर हम सामान्य जो फीमेल है, दोनों फीमेल में से अगर हम CLB वाली फीमेल को हम उसका ट्रीटेड एक सामान्य मेल से सेकंड संतति से प्राप्त उसको क्रॉस करवाते हैं तो CLB शलाकित फीमेल है, उसमें CLB है गुणसूत्र और दूसरा ऐसी फीमेल आएगी जो कि पुराना जिसमें X गुणसूत्र फीमेल से ही गया था जनक से, तो CLB शलाकित फीमेल यहाँ पर पैदा होती है। और हम देखते हैं कि अगर दूसरा जो जनक मेल से जो गुणसूत्र आया था जिसमें डार्क है प्लस 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 और इधर सामान्य नर से आया हुआ है, उसमें सामान्य फीमेल पैदा होती है। लेकिन अगर CLB ट्रीटेड जो गुणसूत्र है और जो ट्रीटेड वाई गुणसूत्र है उसमें नर की मृत्यु हो जाती है, और इसी तरह दूसरा जो गुणसूत्र है और जो वाई गुणसूत्र आता है तो सामान्य मृत्यु अगर घातक उत्परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार इस कंडीशन में घातक उत्परिवर्तन का डिटेक्शन हम इसमें इससे लगा सकते हैं। अगर घातक उत्परिवर्तन होता है तो ये मृत्यु जाएगा, ये तो मृत्यु हो जाएगी और ये वाला नर जिंदा रहेगा और ये दो मादा जिंदा रहेगी। तो यहाँ अनुपात 2:1 की स्थिति अगर तीसरी संतति में रहती है तो इसका मतलब है कि घातक उत्परिवर्तन हुआ है। इस चित्र को देखने से ये स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है। धन्यवाद।